प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें किसको क्या विभाग मिल सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप जानना चाहते हैं, हमें पता है। प्राइमेट 4 में आज वो सब कुछ होगा। प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे मोदी कैबिनेट के सितारे 71 सिपाही मैदान में उतारे, किसको क्या मिलने वाला है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला, किस आतंकी संगठन का नाम आया सामने, यह भी आपके सामने होगा। महाराष्ट्र में फिर सियासी हलचल तेज, किसके संपर्क में है कौन, क्या हो सकता है खेला, आपको बताएंगे। राजधानी का जल किसने रोका, दिल्ली का पानी कैसे मार रहा है सियासी उबाल, ये भी आज आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले अब से कुछ ही देर बाद मोदी कैबिनेट की पहली होने वाली है, पहली खबर उसी से जुड़ी हुई। कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे के आसपास मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। बैठक में 100 दिन के एजेंडे पर फोकस होगा। मोदी मंत्रिपरिषद में कुल 71 मंत्रियों ने, कल आपने देखा, शपथ ली है और आज होने वाली है कैबिनेट की पहली बैठक। एजेंडा 100 डेज, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। पीएम मोदी के मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा होगा। कुछ ही देर में सभी मंत्रियों के विभागों पर भी मुहर लगेगी। पीएम मोदी ने आज पीएमओ में कार्यभार संभाल लिया और पहला फैसला जो उन्होंने किया वो भी हम आपको बताएंगे, पहले दस्तखत जो उन्होंने किए वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इधर मंत्रियों के विभागों के संदर्भ में भी आज स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। मोदी सरकार में राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार का बयान, बीजेपी के संकल्पों पर काम करेंगे, बीजेपी अपने संकल्प पत्र को पूरा करेगी, कहा बंदी संजय ने। मोदी सरकार में राज्य मंत्री आने वाले दिनों में वो मोदी जी का इंडिया का संकल्प पत्र है, जो वादे दिया वो वादे पूरे करने के लिए हम लोग आगे वाले दिनों में पूरा करेंगे। इससे पहले क्या प्रॉब्लम क्या है, अच्छा क्या है, वो पूरा एक रिव्यू करके आगे वाले दिनों में भी अच्छा करने के लिए हम लोग सोचेंगे। और इस बीच सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति अपने पास रखने वाली है भारतीय जनता पार्टी। सीसीएस आपको मालूम है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें कि 4 मंत्रालय होते हैं। गृह विभाग इसमें होता है, रक्षा विभाग इससे जुड़ा हुआ होता है, वित्त विभाग और विदेश मंत्रालय विभाग सीसीएस से जुड़े हुए होते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में आने वाले जो तमाम विभाग हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, वो सहयोगियों को नहीं देगी। ये बातें लगातार चल रही हैं और सोर्सेस एक बार फिर से इन बातों को दोहरा रहे हैं। मोदी 3.0 में मंत्रिमंडल का हिस्सा बने श्रीपद यसो नायक का बयान, पीएम मोदी जो जिम्मेदारी देंगे उसे निभाएंगे और इस बार और ज्यादा लग कर काम करेंगे। एनडीए के पास 300 सांसद हैं, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। हम तो पार्टी के डिसिप्लिनरी सोल्जर हैं, जो हमारा बॉस ऑर्डर करके देगा वही लेके हम आगे बढ़ेंगे। कुछ भी दो, ये दे दो, वो दे दो, कहीं भी दो, आखिर देश का काम करना है। ये काम हमारे भारत माता का है, देश का काम है, जहाँ है वो हमें करना है। पिछले टर्म के बजाय और यहाँ इस टर्म में ज़्यादा काम करना, ये मैंने सोचा है। और जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री काम देंगे विकसित भारत के लिए, जो कुछ हमें करना है वो हम कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। भरपूर देश का और समाज का काम। श्रीपद यसो नायक उत्तरी गोवा से आते हैं सांसद बनकर, एक बार फिर से काम के लिए जुटने की बात कर रहे हैं और पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी 3.0 का पहला सिग्नेचर इस सरकार में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो पहला दस्तखत किया वो किसानों के नाम किया। किसान सम्मान निधि पर पहला दस्तखत किया। मेरी सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यह भी जोड़ा कि हम किसानों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। कुछ ही देर में शिवसेना शिंदे ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं एकनाथ शिंदे। विधायकों के साथ बैठक 6 बजे होगी, सांसदों के साथ शाम 7 बजे वर्षा में होने वाली है बैठक। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और हलचल चल रही है। मोदी मंत्रिमंडल में एनसीपी फिलहाल शामिल नहीं होगा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जो ऑफर हमें मिला है वो हमको स्वीकार नहीं है। अजीत पवार ने कहा कि हमें कैबिनेट ही चाहिए। क्या महाराष्ट्र में फिर से खेला होने वाला है? अजीत गुट ने ठुकरा दिया है मोदी कैबिनेट का ऑफर।
क्या कहा जा रहा है? कि अब विधायकों के संपर्क में हैं शरद पवार। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए की बात अगर आप करें तो इन चुनावों में सबसे खराब प्रदर्शन अजीत पवार का रहा है। बीजेपी ने 9 सीटें जीती हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी 7 सीटों पर अपना परचम फहराया है, लेकिन अजीत पवार की पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने बराबर की टक्कर दी। उद्धव की पार्टी ने 9 सीटें जीती, शिंदे भी 7 सीट जीत कर लाए, लेकिन चाचा भतीजे की जंग में अजीत पवार पूरी तरह से हार गए। शरद पवार ने 8 सीटें जीतकर दिखा दिया कि महाराष्ट्र में अब भी उनका सियासी सिक्का चलता है, और इसीलिए अजीत पवार सिर्फ 1 सीट पर सिमट गए। लेकिन इसके बावजूद वो जो वेट थ्रो कर रहे हैं वो आपने देखा कि हमको कैबिनेट से कम कुछ मंजूर नहीं है। बहरहाल अब इधर दिल्ली चले आइए। दिल्ली में पानी का संकट लगातार जारी है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। हिमाचल का पानी दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं सरकार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के मंडे हाउस में हिमाचल भवन के सामने पानी की कटौती को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार उसे दिल्ली तक पहुंचने ही नहीं दे रही। यहां पानी की किल्लत की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए सुबह से ही लोग किस तरीके से पानी के लिए एक जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ पानी की सियासत पर आम आदमी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हिमाचल से छोड़ा जाने वाला पानी हरियाणा बीच में रोक रहा है, दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहा है। इन्होंने पहले से धीरे करके पानी कम करना शुरू कर दिया, और आज ये हालत हो गई है कि दिल्ली के अंदर एक बच्चा एक घर पानी के लिए तरस रहा है। तो इतना भेदभाव क्यों दिल्ली के साथ में? क्या ये राजनीतिकरण हो रहा है? मैडम राजनीतिकरण तो है ही, भाजपा तो हमेशा राजनीतिकरण ही करती है। और देखिए अब तो हरियाणा को नहीं, हिमाचल को पानी देने के लिए ऑर्डर दिया गया है, हिमाचल का पानी भी वो रोक रहे हैं, तो नाइंसाफी है ना। कानून के तहत बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली को इतना पानी मिलना चाहिए, तो हम तो कोई गलत बात तो कोई कह ही नहीं रहे हैं। दिल्ली को दिल्ली के हक का पानी दे दिया जाए। आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है, तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं, और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है, कितना हमारा हक नहीं है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है। उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं। दिल्ली में पानी की कमी है। अगर हरियाणा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है। इनकी इसी नकारात्मक राजनीति का नतीजा है कि भाजपा हरियाणा में हाफ हो गई है और जल्द ही साफ भी हो जाएगी। हरियाणा के लोग कैसे होते हैं, आप उनसे पानी का ग्लास मांगोगे वो साथ में लस्सी भी देंगे, पर ये हरियाणा की नेगेटिव भाजपा सरकार हिमाचल से आने वाले पानी को भी रोक रही है और हमारा दूसरे चैनल से भी पानी रोक रही है। ये पानी, ये किस बात का अहंकार है? पानी सबका होता है। और 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को एक्स्ट्रा पानी देने का आदेश दिया था। इस मामले से जुड़ा हुआ बैकग्राउंडर मैं अब आपको बता रहा हूं। कोर्ट ने कहा था कि 137 क्यूसेक पानी हिमाचल हरियाणा को देगा, और हरियाणा सरकार वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करे ताकि बगैर बाधा के दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके। लेकिन अब आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि उसने दिल्ली का हिमाचल से आने वाला पानी रोक दिया है। आगे आपको दिखाएंगे रियासी आतंकी हमले में क्या है इस वक्त का अपडेट, लेकिन उससे पहले देखिए रायबरेली में क्यों पहुंच रहा है गांधी परिवार। रायबरेली में कल कांग्रेस कार्यकर्ता आभार समारोह आयोजित कर रही है। इसमें अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। हमने 3 बजे का कार्यकर्ताओं को टाइम दिया है कि 3 बजे आके अपना स्थान ले लें। उसके बाद फिर राहुल जी उनको संबोधन करेंगे, सोनिया जी संबोधन करेंगी, प्रियंका जी संबोधन करेंगी, उनको कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की मोहन यादव सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में फैली अराजकता को खत्म करने की कोशिश करें। प्रदेश में जो अराजकता है, आर्थिक अराजकता है, करप्शन की अराजकता है, प्रशासनिक, उसमें केंद्र सरकार के सहयोग से जो महत्व मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए वो दिलवाने में अपनी भरसक कोशिश करें। जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चैन ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार के पूरे 5 सालों तक चलने का दावा किया। जेडीयू सांसद ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की भी मांग की है।
विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है इसको खुलवा देना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है। मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को चुनाव होंगे। मतगणना 13 जुलाई को होगी। चुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। नामांकन की जांच 24 जून को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में आरोपी विभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने के लिए नई धारा 201 जोड़ी है। विभव ने अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स को फॉर्मेट कर दिया था। विभव ने पुलिस को अपने फोन का पासवर्ड अभी तक नहीं बताया है। और अब बात जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के। रियासी आतंकी हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर। रियासी हमले की जांच कर रही है एनआईए अधिकारी घटनास्थल की जांच में जुटे हुए हैं। फोरेंसिक टीम भी हमले वाली जगह पर मौजूद है। बस पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। एनआईए ने इस मामले को अब टेक ओवर कर दिया है। अटैक से पहले का वीडियो जिसमें आपको बस जाती हुई दिखाई देगी। आतंकवादियों ने बस पर इंडिस्क्रिमिनेट फायर करना शुरू किया, जिसमें लोग गोलियों की वजह से भी मरे और बाद में बस का संतुलन बिगड़ा और वो एक खाई में जाकर गिर गई। आतंकी हमले में 9 लोग मरे। आतंकियों के संदर्भ में अब कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। दहशतगर्दों की तस्वीरें भी इस बीच सामने आ गई हैं और एक्शन में अब इस बात को लेकर मोदी सरकार। इस खबर पर आगे और विस्तार से आपको अपडेट देंगे और पीएम मोदी का के संदर्भ में यह अपडेट आ रहा है। पीएमओ के अधिकारियों को संदेश उन्होंने दिया है, इच्छा प्लस स्थिरता, इच्छा धन स्थिरता बराबर संकल्प, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। हमारे देश में छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है, उस भाव से मैं काम करता हूं। पीएमओ पावर सेंटर नहीं, पीएमओ को कैटलिक एजेंट बनाया है मैंने। ये एक उत्प्रेरक के तौर पर काम करता है, जो जनता के लिए होने वाले कामों की गति को बढ़ाने की दिशा में मददगार होता है। और आइए अब आगे चलें। आतंकी संगठन टीआरएफ ने रियासी हमले की जिम्मेदारी ली है। टेलीग्राम ऐप पर पोस्ट डालकर अटैक की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तानी आतंकी अबू हमजा और अदून ने किया यह हमला। हमले में शामिल दोनों आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अबू हमजा और अदून, ये है अदून, इसके पहले अबू हमजा आपको दिखाई दिया। इन दोनों ने हमला किया है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टेलीग्राम ऐप पर इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। जिम्मेदार है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए, और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। और हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा है। स्नाइपर राइफल से आतंकियों ने की थी फायरिंग। हमले वाली साइट से राइफल के खोखे बरामद हुए हैं।
बस के खाई में गिरने के बाद भी फायरिंग जारी रखी थी इन आतंकवादियों ने। हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 37 जख्मी हैं। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था और फायर होता रहा। तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। पर में 4 लोग थे। और आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं। क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ चल सकते हैं? क्या शांति सिर्फ राजनीतिक लफाजी से आती है? पवन खेड़ा ने कांग्रेस की तरफ से सरकार से ये सवाल पूछे हैं। हमें कहा जाता है, पिछले 10 साल से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई है। कहां है वो शांति? किसके लिए है वो शांति? जो बाहर से मजदूर वहां काम करने जाते हैं उनके लिए शांति नहीं है। कश्मीरी पंडितों से पूछिए, वो नहीं मानते कि शांति आ गई। स्थानीय नागरिकों से पूछिए, वो नहीं मानते कि शांति आ गई। सुरक्षा बलों के लिए शांति नहीं, पर्यटकों के लिए शांति नहीं। मेरे राज्य राजस्थान से 10 दिन पहले 2 पर्यटकों पर हमला हुआ। कहां है शांति? सियासी इधर बयानबाजी आप देख रहे हैं, उधर इस आतंकी हमले में और क्या क्या अपडेट्स हैं वो जल्दी जल्दी आपको बता दूं। ये अपडेट्स ये रहे। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। मरने वालों में 1 महिला 1 पुरुष शामिल हैं, जबकि घायलों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष और 2 अन्य शामिल हैं। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के गोंडा के रहने वाले 8 लोग भी कल हुए रियासी आतंकी हमले के शिकार हो गए। ये सभी एक ही परिवार के हैं। हमले में घायल हुए सभी लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। गोंडा के घायलों की जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारी इनके घर पहुंचे, साथ ही मजिस्ट्रेट और एक सीओ रैंक के अधिकारी को तत्काल जम्मू के लिए रवाना किया गया। घटना के बाद से सुरक्षा बल इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की ज्वाइंट टीम स्पेशल ऑपरेशन में जुटी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रियासी आतंकी हमले में जहां जांच जारी है, वहीं इस पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने इस अटैक के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने साफ किया है कि यह घटना चिंता का कारण है और हमले में शामिल आतंकी जल्द ही मारे जाएंगे। रियासी आतंकी हमले में शिकार हुए लोगों के लिए ऐलान किया है। घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस सहायता राशि का ऐलान किया है। और उड़ीसा में क्या होने वाला है, उधर जल्द तय होगा सीएम का नाम। मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को अपना पर्यवेक्षक बनाया है। सीएम पद पर जल्द फैसला लिया जाएगा और यह सर्वसम्मति से तय होगा। ओडिशा में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर होगा, जाहिर है ये बड़ा सवाल है और इसीलिए केंद्र ने 2 ऑब्जर्वर्स वहां भेजे हैं। अब तक ये जो नाम राउंड कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। ये 3 नाम हैं जिन नामों की चर्चा तेज है। पटनागढ़ से नवनिर्वाचित विधायक केवी सिंह देव, 5 बार के विधायक, ओबीसी का बड़ा चेहरा। इसके अलावा आदिवासी नेता मोहन माझी क्योंझर सीट से चुने गए हैं और इस लिस्ट में ओडिशा भारतीय जनता पार्टी प्रमुख मनमोहन सामल का नाम भी चर्चा में चल रहा है। और इसी से और खबर, ओडिशा में शपथ ग्रहण से पहले तैयारियां तेज हैं। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी यहां रोड शो करेंगे, भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे, जयदेव विहार से जनता मैदान तक उनका रोड शो होगा। शपथ समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। 12 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ओडिशा में मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने आपको बताया, केंद्र से 2 पर्यवेक्षक बनाए हैं, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव। ओडिशा की पहली मुस्लिम महिला एमएलए बनी सोफिया फिरदौस। बाराबती कटक सीट से चुनकर आई सोफिया फिरदौस कांग्रेस की टिकट पर चुनकर आई हैं।
सोफिया फिरदौस ने नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। स्पेसिफिक एजेंडा लेकर काम नहीं करूंगी, सोफिया का कहना है। मैं सबसे पहले एक ओडिया हूँ, एक इंडियन हूँ, महिला हूँ एंड कोइंसिडेंटली मुस्लिम हूँ, ये बोलूँगी मैं। तो बहुत गर्व हो रहा है कि एक ओडिया महिला के हिसाब से कटक में 52 साल के बाद जब नंदिनी सतपथी जी एमएलए बनी थी, फिर सीएम बनी थी, तो मुझे ये आशीर्वाद मिला है कटक वासी का कि दोबारा एक महिला सामने आई है। और एनईईटी परीक्षा में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से 5 मई को एनईईटी की परीक्षा जो हुई उसे रद्द करने की मांग की गई है। एनईईटी की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। तेलंगाना के छात्र अब्दुल फैज ने यह याचिका दाखिल की है। नीट धांधली के खिलाफ एबीवीपी का प्रोटेस्ट भी इस बीच देखने को मिला। एबीवीपी ने दिल्ली में एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। एनटीए पर कार्रवाई करे सरकार, एबीवीपी का कहना है। आज का यह प्रदर्शन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया और कहा कि बच्चों के साथ जिस तरह धांधली हुई उसके लिए एनटीए जिम्मेदार है। ऐसे में सरकार को एनटीए पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मणिपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम बीरेन्द्र सिंह की सुरक्षा टीम पर अटैक हुआ है। उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया है। सुरक्षा टीम पर कई राउंड फायरिंग की गई है। इस हमले में 2 जवान जख्मी हुए हैं। सीएम के दौरे की समीक्षा कर रही थी ये सिक्योरिटी टीम। जिरीबाम में सुरक्षा का जायजा लेने गई थी सुरक्षा टीम। मंगलवार को जिरीबाम में सीएम का दौरा होना है, लेकिन उससे पहले ही उनकी टीम पर हमला हो गया। इस हमले में कुछ जवान जख्मी हुए। और 18 जून से लोकसभा का पहला सत्र संभव है। 18, 19 और 20 जून तक चलेगा पहला सत्र। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, फिर प्रोटेम स्पीकर सभी 543 सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। 20 जून को ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संभव है। 21 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों में संयुक्त अभिभाषण कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर, जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत है। आजम खान समेत 8 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है ये बड़ा फैसला। आजम खान समेत 8 लोगों को बरी करने का फैसला। 2019 में अलग अलग 12 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें सामान तोड़ने, मारने, पीटने के आरोप थे। और आगे आपको दिखाने